नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक नया केस डिस्कस करूँगा। तो आज का केस कुछ इस तरह है। मैं अभी 28 साल का हूँ और मुझे 19 साल की उम्र से स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। मुझे सबसे पहले रेफरेंशियल थिंकिंग के सिम्टम्स आते थे। जब मेरी रेफरेंशियल थिंकिंग डेवलप हुई तो मैं कुछ ऐसा सोचता था कि दूसरे लोग अपनी कन्वर्सेशंस में, अपनी बातचीत में मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को रेफरेंस बनाकर बात कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ अपने किसी टॉपिक या अपने किसी विषय के बारे में ही बात कर रहे होते थे। तो मेरे स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के एपिसोड्स के दौरान और साथ ही साथ शुरुआत से ही मुझ में रेफरेंशियल थिंकिंग का सिम्टम अक्सर मौजूद रहा है। कोई ऐसा जैसे कह सकता था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये बड़ा ऑफुल है, और मुझे ऐसा लगता था कि वो इनडायरेक्टली मेरे बारे में बोलना चाह रहे हैं कि उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ और मैं बहुत ऑफुल हूँ। वो मुझे बड़ा बेकार समझते हैं, मुझे ऐसा लगता था। जब मैं ऐसा सोचता था कि कोई मेरे को रेफरेंस में लेकर कोई बात कह रहा है, मैं बहुत परेशान हो जाता था कि वह जो पर्सन है, जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वो मुझे डिसलाइक करता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। और इस वजह से मेरा ये जो बिलीफ था ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता था कि दूसरे लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं और अक्सर मेरे को ही ध्यान में रखकर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना कि दूसरे मेरे को रेफरेंस में रखकर कुछ बोल रहे हैं, इसे रेफरेंशियल थिंकिंग कहा जाता है। मेरी जो रेफरेंशियल थिंकिंग थी वो अक्सर तभी होती थी जब मुझे या तो बहुत स्ट्रेस होता था या जब मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाती थी, जब मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था और मैं ऐसा यकीनन तौर पे मानता था कि मैं एक अनलाइकेबल पर्सन हूँ, मतलब मुझे पसंद नहीं किया जा सकता, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि दूसरे भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं और इसी वजह से वो मेरे बारे में बार बार मेंशन करते हैं। दूसरे हर वक्त मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, इसके पीछे जड़ में मेरा ये बिलीव था कि मैं एक अनलाइकेबल पर्सन हूं, जो कि सिर्फ मैं ही बहुत मजबूती से मानता था। खासकर कि तब ये और भी प्रॉब्लमेटिक होता था जब लोग कुछ प्रोनाउंस यूज करते थे, जैसे कि वह, वो, ये, इस तरह के शब्द अपनी डिस्कशन में यूज करते थे और डिस्क्रिप्टिव तौर पर बहुत स्पेसिफिक होकर नहीं बोलते थे। तो मुझे और भी ज्यादा रेफरेंशियल कनेक्शंस दिखाई देते थे कि वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ हिडन मैसेज है और वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। जब भी मुझे ऐसा लगता था या मैं जब कोई दूसरों को बात करते हुए सुनता था कि वो बोल रहे हैं उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कैसे सोचता है, वो, वह, उसने, उस, जब इस तरह के प्रोनाउन जब लोग अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते थे तो अक्सर मैं उसे इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देता था जैसे वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। भले ही वो इंसान, भले ही वो लोग मेरे बारे में इंच भर भी बात ना कर रहे हो, शायद वो मेरे बारे में सोच ही ना रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसा बोला कि वो लड़का मेरी किताब लेकर चला गया, तो हो सकता है वो लड़का उनका दोस्त हो सकता है, कोई उनका स्टूडेंट हो सकता है, कोई उनका जान पहचान का रिश्तेदार, कोई बच्चा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता था ये मेरे बारे में बोली गई है, वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मैं उनकी किताब लेकर भाग गया। मैं बहुत कोशिश करता था उनकी बातों पर ध्यान देने का कि वो ऐसा क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मैं कुछ ना कुछ उनकी बातों में से ऐसा कुछ ढूंढ ही लेता था और उसमें खुद को जोड़ देता था कि वो मेरे ही बारे में बात हो रही है और उसमें अपना नाम भी सोच लेता था। अगर देखा जाए तो आमतौर पर लोग किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी नेगेटिविटी, अपनी डिसअपॉइंटमेंट या अपना कोई डिसलाइक एक्सप्रेस कर रहे होते थे। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पर वो बात कर रहे हो, किसी के बारे में कमेंट कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं एज्यूम कर लिया करता था कि जिस सब्जेक्ट, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, जिस विषय या टॉपिक पर उन्होंने वो स्टेटमेंट बोली है, वो किसी ना किसी तरह से मेरे को ध्यान में रखकर बोली गई है और वो मुझे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब मैं खुद को ये याद दिलाने की, खुद को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि नहीं नहीं, वो तो अपने किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, तब शुरुआत में तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि मैं ये मान पाऊं कि वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोई अगर मुझे ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश भी करता था कि वो मेरे बारे में नहीं बात कर रहे, तो मैं उनसे आर्ग्यू करने लगता था, मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता था। पर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं ये समझता गया कि दूसरे लोग जब किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तो हर बार उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, उनके वर्ड्स कुछ और मीनिंग रखते हैं, वो मेरे बारे में बात नहीं की गई।
तब जाके धीरे 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 मुझे समझ आने लगी कि वो एक्चुअल में लोग हर वक्त सिर्फ मेरे ही बारे में बात नहीं करते। तब मैं उनकी बातों को एक्चुअल में उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने लगा था, समझ पा रहा था कि वो मेरे बारे में बात ना कर कर नॉर्मल किसी और टॉपिक पर भी तो बात कर सकते हैं। कई बार मुझे रेफरेंशियल थिंकिंग तभी होती थी जब मैं उसी माहौल में चला जाता था जब मैं उन एपिसोड्स के दौरान था, जैसे कि स्कूल सेटिंग में या किसी कॉलेज के माहौल में। मैं जब ग्रेजुएशन करने वापस कॉलेज गया तो शुरुआत के कुछ दिन मुझे बहुत ज़्यादा रेफरेंशियल थिंकिंग हुई, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल रेफरेंशियल थिंकिंग थी वो मेरी स्कूल के अंत तक आते आते शुरू हो ही चुकी थी, जब मैं 19 साल का था। इनफैक्ट उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो कॉलेज में जाते टाइम मेरे अंदर वो सारी इमोशंस एकदम से ट्रिगर हो गई जो कि मुझे अपने फर्स्ट एपिसोड के दौरान हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा क्लास में ही बीतता था। और जब मेरा पहला एपिसोड हुआ था तो रेफरेंशियल थिंकिंग मेरी अपनी क्लासरूम में ही शुरू हुई थी। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट और वो सारी इमोशंस जो मेरे अंदर ट्रिगर होती थी वो मुझे ऐसा महसूस कराती थी जैसे मैं उसी टाइम उसी दौर में चला गया हूं जब मेरा पहला एपिसोड हुआ था। जब मैं ग्रेजुएशन में अपनी क्लासेस दोबारा से कर रहा था उस टाइम भी मेरे अंदर वो सारी पैरानॉइड थिंकिंग आ गई, क्योंकि मैं सोचते सोचते इतना ज़्यादा डिसओरिएंटेड हो जाया करता था कि मैं बहुत ज़्यादा शकी महसूस करता था और लगता था कि दूसरे मेरा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस था जैसा कि मेरे फर्स्ट एपिसोड के टाइम पर हुआ था। पर मैं ये करता था कि मैं खुद को बोलता था कि ये सिचुएशन पिछली सिचुएशंस से अलग है, और जब मैं ऐसा खुद को बोलता था कि ये एपिसोड पिछले एपिसोड की तरह नहीं है तो मेरी रेफरेंशियल थिंकिंग काफ़ी हद तक चली जाती थी और मैं पूरी तरह से लोगों से इंटरेक्ट करने लायक हो पाता था और सही तरह से फंक्शन कर पाता था, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे पाता था। मैंने अक्सर ये रियलाइज़ किया है कि जब जब मैं उन्हीं सिचुएशंस में होता हूँ जो मैं अपने पहले एपिसोड्स के दौरान रहा था, मैं अक्सर स्किज़ोअफेक्टिव सिम्टम्स बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से फील करने लगता हूँ। रेफरेंशियल थिंकिंग का मेरी सिचुएशन से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मेरे एनवायरनमेंट से और मेरी इमोशन से जो उस टाइम पर मेरे दिमाग में मेरी मेमोरी में रजिस्टर हो चुकी हैं उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरी रेफरेंशियल थिंकिंग का। मेरे स्ट्रेस लेवल्स के साथ भी मेरी रेफरेंशियल थिंकिंग का काफ़ी अच्छा खासा कोरिलेशन है, और मैं अक्सर देखता हूं और मैं जानता हूं कि जब जब मुझे स्ट्रेस आता है तो मेरी रेफरेंशियल थिंकिंग बढ़ती है और साथ ही साथ मेरे सारे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं वो वापस आने लगते हैं, उनकी संभावना, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि मैं ये सब जानता हूं और क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें समझ आ गई हैं, इसलिए जब जब मेरे अंदर रेफरेंशियल थिंकिंग आती है तब तब मैं अपने को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाता हूं और समझ जाता हूं कि इस टाइम मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी थिंकिंग किस रास्ते पर, किस लाइन पर चल पड़ी है। इसलिए मैं पहले से ही खुद को काफ़ी प्रिपेयर कर लेता हूं और अपने को याद दिला देता हूं कि मुझे अपने ऊपर कॉन्शियस रहना है और हर सिचुएशन को अपनी पुरानी सिचुएशन से लिंक नहीं करना है। और जिन जिन लोगों को भी मैं बात करता हुआ सुनूं, मुझे ये ध्यान में रखना है कि वो जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बस उस टॉपिक के बारे में ही अपना कमेंट दे रहे हैं, ना कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बार बार खुद को ये याद दिलाना ही पड़ता है, अदरवाइज मैं अपने इन रेफरेंशियल थॉट्स को रोक ही नहीं पाता। अगर मैं ऐसा ना सोचूं कि लोग सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, तो मेरे दिमाग में रेफरेंशियल थॉट्स बढ़ जाती हैं, मैं पूरी तरह से विक्टिम बन जाता हूं उस सिचुएशन का। ऐसा भी कई बार हुआ है कि कुछ लोगों ने अपनी कोई नेगेटिव थॉट बतानी चाहिए है, कहनी चाहिए है, और शायद वो मेरे ही बारे में मुझे ही कहना चाहते थे, जिसको कि उन्होंने अपनी इच्छा के थ्रू भी जाहिर किया और डायरेक्ट तौर पर कहा भी। इसे मैं ऐसे समझ पाया हूं कि जब लोगों को किसी के बारे में कुछ कहना होता है तो वो डायरेक्टली उसे एड्रेस कर देते हैं, डायरेक्टली उस पर्सन से बात कर ही लेते हैं, जिससे कि वो बहुत ऑब्वियस बना देते हैं इस बात को कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं या तुम्हारे को ध्यान में रखकर हमने ये बोला है। इससे उस पर्सन को पता चल जाता है कि मेरे बारे में बात हुई है या मेरे बारे में कुछ सोचा गया है या मेरे बारे में कोई ओपिनियन बनाया गया है। तो ऐसे में जब तक वो डायरेक्टली एड्रेस ना करें तब तक हम ये नहीं मान सकते कि किसी ने मेरे बारे में कोई बात की या नहीं की, किसी ने थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात की या नहीं की। अगर वो डायरेक्ट तौर पर उस पर्सन को नहीं कहेंगे तो चांसेस ना के बराबर हैं कि उनकी जो एक्चुअल थॉट्स या फीलिंग्स है वो उस पर्सन के बारे में ही होंगी जिसके बारे में रेफरेंस की बात की जा रही है। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को करेक्ट करने के लिए कि हमें यह समझना पड़ेगा कि जब तक लोग डायरेक्ट तौर पर आपको ना कहें, अपनी एजम्पशंस नहीं लगानी, अपने को किसी तरीके के मनगढ़ंत विचार से ऑक्यूपाई नहीं करना कि दूसरे मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। जब जब लोगों ने मुझे अप्रोच किया किसी नेगेटिविटी के साथ और किसी गुस्से के साथ,
तो उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया है जिस वजह से उनको गुस्सा आया। ये लोग मेरे परिवार के, मेरे कलीग्स, मेरे आसपास के क्लासमेट्स, किसी भी तरीके के लोग हो सकते हैं और हुए भी हैं। कभी कभी लोग बस बैड मूड में होते हैं, कुछ बुरा महसूस कर रहे होते हैं, और उनके बैड फील करने का या कुछ बैड बोलने का जो कॉज होता है, कारण होता है, वह बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उनके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो उनका बैड मूड उनसे कुछ बैड करवा सकता है, बुलवा सकता है। तो अगर हम ये समझें कि वो किसी गंदी नीयत से मेरे बारे में नहीं बोल रहे, सिर्फ एक बुरे मूड की वजह से ही मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये मानना बहुत साफ बात है कि हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए या हमें उसके लिए बहुत पैरानॉइड भी नहीं होना चाहिए। कुछ उनकी लाइफ में चल रहा होगा जिसकी वजह से वो नेगेटिवली सोच रहे होंगे और वो गुस्सा हो जाएंगे, और इस वजह से उनके बिहेवियर और उनके एक्शंस पर काफी फर्क आ जाएगा। इसलिए भले ही वो गहरे में बहुत नेगेटिव ना भी सोचते हो, पर उनके मूड की वजह से, सिचुएशन की वजह से उनके बिहेवियर बड़े ही अजीब और बड़े ही अलग से हो सकते हैं, जैसा कि शायद उन्होंने आज तक कभी बिहेव किया ही ना हो या आज तक जैसे वो कभी दिखाई पड़े ही ना हो। लोग अक्सर गुस्से में या किसी बैड मूड की वजह से आपस में किसी के बारे में कोई कमेंट पास कर भी देते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमेशा जो कमेंट पास किया जाए वो मेरे ही बारे में हो या हमारे बारे में हो, जिसको कि लगता है कि लोग हमारा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। एक और तरीका है रेफरेंशियल थिंकिंग को हटाने का, वो है कि हम किसी भी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के साथ उसको इवेल्युएट करें, उसको तोलकर, उसको समझकर एनालाइज करके देखें। जब मैंने ये समझना चाहा कि असल रीजन क्या होते हैं जिस वजह से लोग गुस्सा होते हैं जब वो मुझसे बात कर रहे होते हैं, तो मैंने रियलाइज किया कि कभी कभी लोग बैड मूड में हैं, कभी कभी वो गुस्से में हैं, और कभी कभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो मेरे साथ गुस्सा करते हैं। और ऐसे ही मैंने ये भी देखा कि कई बार मैंने तो ऐसा कुछ कहा या किया ही नहीं जिसकी वजह से उनको गुस्सा आए। इस वजह से मेरा एक्शन, मेरा बिहेवियर, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स उनके बिहेवियर, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग और उनकी सिचुएशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल अनरिलेटेड होती है। इसीलिए हम किसी भी सिचुएशन में ऐसा सोच सकते हैं कि दूसरा कुछ भी कर रहा हो, कह रहा हो, वो मेरे बारे में रिलेटेड नहीं है, उसकी चांसेस बहुत कम है कि वो मेरे ही बारे में बोल रहे होंगे। हमारा ऐसा मान लेना कि हर सिचुएशन जो बैड है वो मेरे से ही रिलेटेड है, ऐसा सोचना गलत है। कभी कभी मैंने रियलाइज किया कि मेरे से बात करने से पहले ही वो पर्सन जो था वो नेगेटिव मूड में था। इसी वजह से उन्होंने जब मुझसे बात की, मुझसे जब इंटरेक्शन या किसी तरह की डिस्कशन शुरू की, तो वो चिड़चिड़े मूड में कर रहे थे क्योंकि वो पहले से ही डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हुए थे। इसलिए उन्होंने उस नेगेटिविटी को मुझ पर भी एक्सप्रेस कर दिया, मेरे साथ भी उन्होंने उसको जाहिर कर दिया। तो सबसे पहले जब वो शुरुआत करते हैं बात करने की, तो वो अक्सर नेगेटिविटी एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव हो रहे थे। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग बात करते करते अपने जो कन्वर्सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो बदल देते हैं और अक्सर वो किसी नेगेटिव टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में जब वो स्विच कर देते हैं तो वो उनके मन में कुछ चल रहा था, कुछ इंटरेस्ट का या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस वजह से उन्होंने स्विच किया, और ऐसे में उनका गुस्सा, उनकी डिसअपॉइंटमेंट, उनकी नफरत या उनका कोई भी डिसलाइक और सैडनेस और अपसेट हो जाने वाला जो एक्सप्रेशन है वो मेरे से रिलेटेड ना होकर उस स्विच करने की वजह से जो दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसके लिए वो खुद उससे रिलेटेड है, उसकी वजह से वो नेगेटिविटी है, ना कि वो मेरी वजह से नेगेटिविटी है। तो मैंने हर तरह से एनालाइज किया है, मैंने हर तरह से टटोल कर देखा है कि आखिर लोग मेरे लिए नेगेटिव क्यों होते हैं, कब, कैसे होते हैं। और हर बार मैंने यही पाया है कि लोग हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव नहीं होते, वो अपने ही किसी रीजन की वजह से नेगेटिविटी अपनी एक्सप्रेस करते हैं। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या जिसे कहें एस्पेक्ट होता है रेफरेंशियल थिंकिंग का, कि जब हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनके बात करने के तरीके को बड़ा ही नेगेटिवली इंटरप्रेट करने लगते हैं। कई बार जब लोग कुछ नेगेटिव थॉट एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो चेहरे से और अपने हाव भाव से बड़े एंग्री, बड़े गुस्से वाले दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लग सकता है कि जैसे वो मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, मेरे बारे में वो गुस्सा है। पर रियलिटी ये है कि वो अपनी किसी इमोशन या अपनी कुछ पुरानी जो थॉट्स हैं, पुरानी जो मेमोरीज हैं, उसमें जो उनके दिमाग में कुछ आया है वो उससे रिलेट कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड उनके मन में इमोशंस आती हैं, जिस वजह से उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होती हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती हैं, और मुझे वो बड़े नेगेटिव दिखाई पड़ते हैं। वो मेरे बारे में नेगेटिव है ऐसा नहीं है, वो अपनी थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज की वजह से नेगेटिव फील कर रहे हैं।
जब भी लोग किसी चीज़ के बारे में बड़ा नेगेटिव फील करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं, तो उनके बाहरी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सटर्नल आउटवर्डली एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उनकी इमोशंस का ही रूप ले लेते हैं और जिस वजह से उनके हाव भाव में ऐसा बर्ताव होने लगता है जो कि उनके मन में जो बैठी नेगेटिविटी है उसी का केवल एक मैनिफेस्टेशन होता है। और सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि जैसे वो गुस्सा जो है वो उसी के ऊपर बात की जा रही है, उसी के ऊपर डायरेक्टेड है, जबकि वो सिर्फ अपनी इमोशंस ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और ये अक्सर तभी होता है जब लोग अक्सर किसी और टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं जो कि लिसनर से इंडिपेंडेंट होते हैं टॉपिक्स। इसलिए वो मेरे से किसी और से रिलेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी कंफ्यूजन अक्सर हो सकती है। और क्योंकि मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में मैं ही उनकी बात सुन रहा हूं, मेरे को ही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए दिमाग उस टाइम ऐसा सोचता है कि जैसे वो मेरे को लेकर बात हो रही है, जबकि वो किसी और के बारे में किसी और टॉपिक पर ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनका मुझ पर किसी तरीके का गुस्सा है या मेरे प्रति किसी तरीके की नफरत है, वो किसी और वजह से गुस्सा या नफरत महसूस कर रहे हैं और मुझे लगता है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ मुझसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उस चीज को। कई बार लोगों की इमोशनल एक्सप्रेशन को ऐसा मैं महसूस कर लिया करता था कि जैसे वो मेरे बारे में हो रही है, जबकि मैंने ये समझा कि वो हर बार मेरे को लेकर पॉइंटेड नहीं होती, मेरे को लेकर बेस्ड नहीं होती, वो उनकी अपनी पर्सनल इमोशनल एक्सप्रेशन होती है। क्योंकि इमोशंस अगर होंगी तो दिमाग में से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, हमारे वर्ड्स में, हमारी एक्शंस में, हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस पर दिखाई देंगी ही देंगी। वो इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि किस पर्सन पर, किस सिचुएशन पर गुस्सा निकाला जा रहा है। अगर किसी के अंदर गुस्सा भरा है तो वो बाहर आएगा ही। इसलिए उसको सिचुएशन या उस पर्सन से रिलेट करना ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो इमोशंस अगर दिमाग में हैं किसी के और वो अगर निकल रही हैं, जरूरी नहीं जिस पर्सन के सामने एक्सप्रेस हो रही हैं वो उसको लेकर एक्सप्रेस हो रही हो, वो शायद किसी और दुनिया से शायद उनकी थॉट्स या इमोशंस आ रही हैं जो कि किसी दूसरी सिचुएशन में एक्सप्रेस या मैनिफेस्ट हो रही हैं। इस तरह से जब तक मैं इमोशंस को नहीं समझा था तब तक मुझे अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं आया था। अक्सर मैंने ये भी पाया था कई बार कि मैं रेफरेंशियल थिंकिंग तब अपने दिमाग में लाता था जब मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होता था और खासकर जब मेरे फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन टूट चुका होता था। तो ऐसे टाइम पर अक्सर लोग मुझे ज़्यादा एग्रेसिव अपनी तरफ दिखाई देते थे और मैं अपने फ्रेंड्स से क्यों कट जाया करता था, क्योंकि उस टाइम मेरी पैरानॉइड थिंकिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाया करती थी। अपने एपिसोड्स के दौरान जब मुझे स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के एपिसोड्स हुआ करते थे, उस टाइम मैं अपनी डिल्यूजन्स की वजह से दूसरों से अलग हो जाया करता था और ऐसे में मेरी पैरानॉइड थिंकिंग भी बढ़ जाती थी, साथ ही साथ मेरी सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग भी बढ़ती थी। तो उस केस में तो मैं बॉडी लैंग्वेज वाले साइंस को और भी बारीकी से इंटरप्रेट करता था, जैसे कि वो मेरे ही बारे में हो रही है बात, जैसे कि वो मेरे खिलाफ ही एंगर को एक्सप्रेस कर रहा है दूसरा पर्सन। तो जब जब मैंने खुद को बड़ा अकेला पाया, ना ही सिर्फ मेरा स्ट्रेस बड़ा होता था, साथ ही साथ मेरी थिंकिंग भी पूरी तरह से नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड हो जाया करती थी। मैं कुछ गलत करता भी नहीं था, बट फिर भी ऐसा लगता था कि दूसरा मेरे को अप्रोच कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने सच में कुछ गलत किया हो। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने आसपास के लोगों से बड़ा आइसोलेटेड और बड़ा गिल्टी भी फील होता था। लगता था कि दूसरों ने मेरा नुकसान पहुंचाया है या शायद मैंने ही कुछ गलत किया है, शायद मैं ही बड़ा एम्बैरेसिंग हूं दूसरों के लिए। और ऐसा कभी नहीं होता था कि मैंने कुछ किया हो जिस वजह से दूसरे ने मेरे को गुस्सा किया हो। हमेशा वो मेरे लो कॉन्फिडेंस, मेरे स्ट्रेस और कुछ ऐसे ही रीजंस की वजह से मेरी रेफरेंशियल थिंकिंग होती थी। मैंने आज तक नहीं पाया कि मैंने किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाया हो या दूसरे ने भी एक्चुअल में मेरा कभी नुकसान पहुंचाया हो या मुझे इस तरह से अप्रोच किया हो। हमेशा कोई दूसरा कारण होता था जिसकी तरफ मैं तभी देख पाया जब मैंने अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को करेक्ट करना शुरू किया। तो ऐसे मैंने समझा कि कैसे रेफरेंशियल थिंकिंग को दूर किया जाता है, कैसे दवाइयों के बावजूद भी अपनी खुद की रेफरेंशियल थिंकिंग को जब तक करेक्ट नहीं किया जाएगा, बहुत सारी सिचुएशंस में स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को हैंडल नहीं किया जाएगा। जब से मैंने अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को करेक्ट करना, उसे ठीक करना शुरू किया है, तब से मेरी रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ अब कनेक्टेड रह पाता हूं। सिर्फ कुछ वर्स फीलिंग्स के जब मोमेंट्स होते हैं, जब मेरा डिप्रेसिव एपिसोड बहुत हाई हो जाता है, जब मेरी दवा की डोज बढ़ जाती है, सिर्फ उसी दौरान मैं दूसरों से आइसोलेटेड होता हूं। अदरवाइज मैं अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को हमेशा करेक्ट करने की तरफ ध्यान देता हूं और अपने रिलेशनशिप्स को बिगड़ने नहीं देता।
अभी मैं 28 साल का हूं और पिछले 3 साल से मैंने हर संभव कोशिश की है कि अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को हमेशा करेक्ट रखूं और लोगों को अपना नुकसान पहुंचाता हुआ या लोगों को मेरी तरफ अप्रोच करता हुआ, मेरे बारे में बात करता हुआ ऐसा ना देखूं। क्योंकि अगर मैं खुद अपने प्रयास, खुद अपने एफर्ट्स नहीं लूंगा तो दवाएं भी कई बार फेल हो जाती हैं और दवाएं भी पूरी तरह से काम नहीं करती। ऐसे में मेरे रिलेशनशिप, मेरे करियर और मेरी वर्क प्लेस पर जो मेरी एक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। पैरानोइया को बढ़ाने में मैंने अक्सर देखा है कि मेरी इस रेफरेंशियल थिंकिंग ने ही सबसे बड़ा रोल प्ले किया है और शुरुआत हमेशा इस रेफरेंशियल थिंकिंग से ही होती है। तो ऐसा मानना कि दूसरा मेरा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी शुरुआत अक्सर इसी चीज से होती है कि दूसरे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे शायद अपने टॉपिक्स, अपने डिस्कशंस में शायद मेरे को ही रेफरेंस में लेकर बात कर रहे हैं। इसी से शुरुआत करते करते धीरे धीरे स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मैं दूसरों से इतना आइसोलेट कर देता हूं, मेरे मेंटल डिस्टर्बेंस इतनी बढ़ जाती है, डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि मेरे को डिल्यूजन होता है और मेरे को फुल ब्लोन एपिसोड आ जाता है, जिस वजह से मेरी दवा की डोज बढ़ जाती है। तो अपनी दवा की डोजेज को लिमिट रखने के लिए मैंने अक्सर अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को करेक्ट करने का ही रास्ता अपनाया है। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको अपने बारे में बताया, उम्मीद है आपको अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को करेक्ट करने में हेल्प मिलेगी, या आपकी किसी फैमिली मेंबर को भी आप ये मेरी कहानी सुनाएं, उनको बताएं कि मैंने कैसे अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को ठीक किया, ताकि आप भी अपने फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड, अपने कलीग को हेल्प कर सकें उनको अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को करेक्ट करने में। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी स्किज़ो अफेक्टिव या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए, क्योंकि जब तक हम खुद एफर्ट लेकर, खुद अपनी लॉजिकल रैशनल थिंकिंग से अपनी इस रेफरेंशियल डिल्यूजनल थिंकिंग को करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम पूरी तरह से अच्छे रिलेशन नहीं बना पाएंगे और अपनी सिचुएशन को वर्स होने से नहीं रोक पाएंगे। मैंने 2 रिलैप्स, मुझे ऐसा लगता है पिछले 1 से 1.5 साल में मेरे 2 रिलैप्स बच पाए हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैंने रेफरेंशियल थिंकिंग को बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर पकड़कर उसको चेंज कर दिया। मैं जितना ज्यादा कैपेबल हुआ हूं अपनी रेफरेंशियल थिंकिंग को चेंज करने में और न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव तरीके से लोगों को, सिचुएशंस को देखने में, उतना ही ज्यादा मेरा स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी भी अच्छी हुई है। मैं अब ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी डील कर पाता हूं और लोगों के साथ एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी कन्वर्सेशंस कर पाता हूं। ये सारी प्रोग्रेस मेरी सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग को करेक्ट करने में हमेशा एफर्ट लिए। तो ये मेरी कहानी को आप और लोगों को सुनाइए, अपने फैमिली मेंबर को सुनाइए, ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो भी अपने बारे में ये करेक्शन कर पाएं और अपने को संभाल पाएं, अपने सिम्टम्स को और अपनी प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक पाएं। तो ये स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इस स्टोरी से, इस पूरे डिस्क्रिप्शन से हेल्प मिलेगी, इसको जानकर अपने ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्शन लेने में मदद मिलेगी। इसी तरह की और वीडियोस को सुनने के लिए चैनल से बने रहें। ऐसी और स्टोरीज से इंसाइट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो, और किसी पर्सन के साथ शेयर करें जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।